नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉप 10 रीजनिंग के अंतर्गत मैंने जो 10 प्रश्न लिए हैं वो मेरे एक व्यूअर अंकित राज ने मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजा है, जो कि उत्तराखंड एसएससी का प्रश्न है और इन सभी रीजनिंग के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसमें पहला प्रश्न, जो कि दिशा परीक्षण का प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है और इसमें प्रारंभिक दिशा नहीं दी गई है और यही लास्ट में प्रश्न में पूछा गया है। तो शंकर अपने घर से अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है, दिशा नहीं दी गई है। तो आप चाहें तो कोई भी दिशा चला सकते हैं। यहां पर मैं आपको, ये है उसका विद्यालय, विद्यालय से वो किसी दिशा में आप चला सकते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में चलाने की छूट है। यहां पर मैं सहूलियत के लिए उत्तर दिशा में आपको चला के दिखा देता हूं और ये चला है कितना, तो 4 किलोमीटर। इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि घड़ी की दिशा में आप क्लॉकवाइज कर सकते हैं। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और 3 किलोमीटर यानी 4 से थोड़ा सा कम हम इसे चला देते हैं। उसके बाद वह पुनः अपने घर के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, यानी घर के लिए, घर पर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर यानी 4 का आधा 2 किलोमीटर वो चलता है। और यह इसका घर अब आ गया है, ये इसका घर है, ये इसका यानी विद्यालय है। तो अब पूछ रहा है यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है, कह रहा है कि अगर उसका घर जो है ये है विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लस बना के कल्पना कर सकते हैं। तो ये उत्तर और पूरब है, यानी उत्तर पूरब है, जबकि ये कह रहा है कि विद्यालय से उसका घर किस दिशा में होना चाहिए, तो उसका घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो उसका घर किस दिशा में विद्यालय से होना चाहिए, दक्षिण पूर्व। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अलग अलग दिशाओं में चलाने की कोई जरूरत नहीं। आप यहीं से क्या करिए कि आप सोचिए कि ये इसका घर किस दिशा में है, तो इस समय उत्तर पूर्व दिशा में है। तो दक्षिण पूर्व जाने के लिए उसे कितना मुड़ना पड़ेगा, फिलहाल में इस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा है, तो दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा है, तो ये वाली दिशा है। तो इसको कितना मुड़ना पड़ेगा, फिलहाल में इसका घर इस दिशा में है, तो ये 45 अंश और ये 45 अंश, और यानी टोटल उसको क्लॉकवाइज कितना मुड़ना पड़ा, तो 90 अंश मुड़ना पड़ा दक्षिण पूर्व दिशा में उसको दर्शाने के लिए। तो जब ये वाला दक्षिण पूर्व यानी यहां है, तो उसे दक्षिण पूर्व में यानी कि दक्षिण पूर्व में पहुंचने के लिए क्लॉकवाइज 90 अंश मुड़ना पड़ा, तो सभी दिशाएं 90 अंश मुड़ जाएंगी, यानी कि घर से इसका विद्यालय से निकलने की दिशा भी 90 अंश मुड़ जाएगी, ये भी 90 अंश मुड़ जाएगा। तो जब अब लास्ट में प्रश्न पूछा है तब वह, तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो अब यह भी 90 अंश मुड़ जाएगा, यानी कि इस दिशा में क्लॉकवाइज 90 अंश मुड़ गया, तो इस दिशा में यानी विद्यालय से वो निकला होगा। तो ये कौन सी दिशा है, तो पूर्व दिशा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, पूर्व, यानी विद्यालय से वो पूर्व दिशा में निकला है। अगर इस बात को आप चेक करना चाहें तो आसानी से चेक कर सकते हैं। अब इसे आप चाहें तो पूर्व दिशा में आप निकाल सकते हैं। तो पूर्व दिशा में अब हम चला के शुरू करते हैं। वो अपने, ये है विद्यालय, उसका विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधा चलता है, तो मान लेते हैं 4 किलोमीटर सीधा चला। इसके बाद वो दाईं मुड़कर 3, तो 3 चला दिए। अब वो पुनः अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर चला देते हैं और ये अपने घर पहुंच गया। तो अब ये विद्यालय से किस दिशा में इसका घर है, तो ये है पूरब और ये है दक्षिण, इसी के बीचों बीच है, यानी कि अब दक्षिण पूर्व वाला जो ये आंसर था, ये यानी कि हमने जो निकाला था वो सही है। अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही तो एक ट्रिक ये भी है कि एक बार आप उत्तर में चला के देख लीजिए, फिर पूरब में देख लीजिए, पश्चिम में देख लीजिए, दक्षिण में देख लीजिए। किसी न किसी एक दिशा में जब आप चलाना शुरू करेंगे तो किसी न किसी से वो दक्षिण पूर्व में अंत में आएगा ही, लेकिन इस तरह से आपका समय बहुत ज्यादा नुकसान चला जाएगा। इसलिए आपको इसी क्लॉकवाइज वाले ट्रिक से आपको प्रश्न को लगाना चाहिए। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी, पूर्व। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है 318 368। अगर इस श्रृंखला को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 318 लिखा हुआ है, उसके बाद 368 यानी अंक बढ़ा है, फिर 345 फिर घट गया, 395 फिर बढ़ा, 372 फिर घट गया, फिर 422 फिर बढ़ गया, यानी श्रृंखला जिग जैग चल रही है, श्रृंखला उबड़ खाबड़ है, घट बढ़ रही है। तो जब श्रृंखला घटे बढ़े तो ज्यादा संभावना है कि एक एक छोड़कर होगा, यानी कि
एक एक छोड़ का मतलब अगर 318 से चलेंगे तो 318 से आपको कहां चलना पड़ेगा, 318 से आपको सीधे कूद जाना पड़ेगा कहां पे, तो 345 पे, फिर 345 से कूदेंगे तो 372 पे, फिर 372 से जब कूदेंगे तो आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना चाहिए, यानी 345 में से 318 घटाकर आप देख लीजिए कितना आ रहा है, तो यहां पर आपको आ जाएगा 27। फिर अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, यानी 372 में से 345 घटाएंगे तो फिर आपका आ जाएगा 27। इससे ये पता चलता है कि इनका अंतर कितना है, यानी 318 में 27 जोड़ने पर 45 आया है, 345 में 27 जोड़ने पर 372 आया हुआ है। तो फिर से हमारा आंसर कितना जोड़ने से आएगा, तो 372 में फिर आप 27 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें विकल्प ए 399 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बाकी आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए 399। अब अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो ध्यान से देखेंगे तो जो इसमें ई बना हुआ है, तो ई जब पलट रहा है तो ये वाली आकृति इतनी, ये तो पलट गई बाएं से दाएं हो गई, ये वाला भी पलट गया बाएं से दाएं हो गया, लेकिन ये बीच वाली आकृति अपने स्थान पर ही टिकी रह गई। और एन को देखेंगे तो एन पूरा का पूरा दाएं का बाएं पलट गया, क्योंकि ये जो रेखा है ये बीच वाली, ये जो बाएं झुकी हुई है, अगली आकृति में अब ये दाएं झुकी हुई, यानी कि दाएं का बाएं बाएं का दाएं हो गया, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब की तरह व्यवहार कर रहा है। तो उसी तरीके से जब अब इस बार एफ है तो एफ के बीच वाली रेखा, यानी बीच वाली रेखा नहीं पलट रही, ये वाली रेखा पलट जाएगी दाएं से बाएं, लेकिन ये वैसे ही रह जाएगा। और एम है, एम ऐसी आकृति है कि अगर इसे दाएं से बाएं भी पलटेंगे तो ये एम ही जैसा दिखेगा, यानी कि ऐसे ही आकृति हमें प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से आकृति कौन सी है, तो विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए इस प्रश्न में भी पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 और उसके सामने लिखा हुआ 6, 8 लिखा हुआ ऊपर और नीचे लिखा हुआ 6, यानी आमने सामने का गुणा करके आप देख लीजिए तो 8 ऊपर है और 6 नीचे, 8 छक 48 और आमने सामने 2 और 6, यानी 6 दूना 12। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा देने पर यहां पर 36 प्राप्त हो जा रहा है। इसी तरह से 7 ऊपर 7 है नीचे 8 है, 7 8 56 और नीचे अगल बगल दाएं बाएं है 2 5 10, 56 में से 10 निकालेंगे तो 46 यहां पे भी आ जा रहा है। तो अब आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आंसर निकालने के लिए आपको फिर से यही कार्य करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर नीचे 7 दही हमें 70 और अगल बगल है 4 छक्के 24, यानी कि 70 में से 24 निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46, जो कि विकल्प बी में लिखा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। अब आप अगला प्रश्न देखेंगे, रमन अपना, देखिए ये बड़ा लाजवाब प्रश्न है, यानी बांसा गाड़ने वाला, गांव में इसको बांसा गाड़ने कहा जाता है या इसको शीर्षासन कहा जाता है। रमन अपना सिर नीचे और पैर ऊपर किए हुए योग कर रहा है। यदि उसका मुंह पश्चिम है तो दिशाओं से आप परिचित होंगे, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, इन्हीं दोनों की बात हो रही है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो कह रहा है कि जब वो सिर नीचे और पैर ऊपर किया हुआ था तो उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर था। तो पश्चिम कौन है, तो ये यहां पर मैं ट्रिकी तरीका बता रहा हूं। खैर जब उस जो मुंह जब नीचे करेगा तो पश्चिम दिशा की तरफ नहीं रहेगा, तो यहां पर तो आप जिस दिशा में कहे उसी दिशा की तरफ मुंह कर लीजिए। वो कह रहा है कि उसका मुंह पश्चिम की ओर था, तो मैंने अपना चेहरा देखिए पश्चिम की तरफ कर लिया है। अब उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा, तो पूछ रहा है बायां हाथ। तो देखिए मेरा दायां हाथ उत्तर दिशा में है और ये बायां हाथ मेरा किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में। बायां हाथ पूछा है, मेरा बायां हाथ ये और ये उत्तर दिशा में और मेरा बायां हाथ दक्षिण दिशा में है। बायां ही हाथ पूछ रहा है, देखिए मेरा मुंह पश्चिम दिशा में और बायां हाथ दक्षिण दिशा में, लेकिन आपको ठीक इसका उल्टा बता देना है। मेरा बायां हाथ दक्षिण दिशा में है लेकिन आंसर बताना है आपको उत्तर, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी उत्तर। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमने सीधे ही स्थिति में पश्चिम की तरफ चेहरा ही करके सीधे ही खड़े में बताया है, और जब हम बासा गाड़ेंगे तो हमारी दिशाएं उल्टी हो जाएंगी, पूरब का पश्चिम, यानी आंसर पूरब आए तो पश्चिम, पश्चिम आए तो पूरब, उत्तर आए तो दक्षिण, दक्षिण आए तो उत्तर आपको देना, क्योंकि हम सीधे खड़े होकर इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। या तो आप जब उल्टे खड़े होंगे
तो फिर उल्टा दिशा हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि आप उल्टी दिशा में न खड़े हो, कि सीधे ही दिशा में खड़े हो, बस आप अपने आंसर को उल्टा कर दें। अब देखिए अगला प्रश्न दिशा परीक्षण से संबंधित है। गांव ए जो है, गांव ए के उत्तर में कौन है? तो गांव बी है। देखिए गांव ए के उत्तर में गांव बी है। गांव बी के पूरब में, गांव बी का पूरब कौन हो, किधर होगा? तो इधर होगा। पूर्व में गांव सी है। गांव ए के बाईं तरफ, तो बायां हाथ किधर है? तो इधर। गांव ए के बाईं और गांव डी है। गांव डी किस दिशा में है? गांव डी की किस दिशा में? गांव डी की किस दिशा में? कौन सा? तो गांव सी स्थित है। यानी सी किस दिशा में, इसी को पूछ रहा है, सी किस दिशा में? गांव डी के हिसाब, क्योंकि ये सापेक्ष स्थिति का प्रश्न है। बी के हिसाब से पूछा जाएगा तो सी पूरब में है, अगर सी के हिसाब से पूछा जाएगा तो डी दूसरे दिशा में होगा। लेकिन यहां पर सी की स्थिति पूछी जा रही है डी के हिसाब से, तो डी के हिसाब से कौन सी दिशा है? अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही तो वहीं पर प्लस का निशान बनाइए। तो ये उत्तर है और ये पूरब है। उत्तर पूरब के बीचों बीच सी है, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर है उत्तर पूर्व, विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। तब अगला प्रश्न देखिए आप लोग। तो अगले प्रश्न में लिख रहा है कि 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? तो 11 बजे, तो आप सबसे आसान तरीका, कई तरीके मुझे तरीका भी है, लेकिन यहां पे समय बहुत ज्यादा लग जाएगा मुझे तरीका बताने में, इसलिए मैं चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाके घड़ी वाले वीडियो मेरे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं 60 में बहुत आसान प्रश्न, इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर बता दे रहा हूँ। 11 बजे घंटे और मिनट सुइयों के बीच कोण पूछ रहा है, तो ये 9 है, ये 10 है और ये 11 है, ये 12 है। तो 11 बजे घंटे की सुई करेक्ट 11 पर होगी, ना दाएं ना बाएं, एकदम करेक्ट 11 पे। और मिनट सुई एकदम करेक्ट 12 पर होगी, ना दाएं ना बाएं, एकदम करेक्ट 12 पे। तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए था कि दो खानों के बीच में कितने अंश का कोण होता है? 30 अंश का कोण होता है। तो 30 अंश हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इसमें कुछ भी करना नहीं था। अब आप अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए 9 स्टार 3 लिखा हुआ है, तो 9 27 बीच में लिखा हुआ है। बराबर में अगल बगल को आप ध्यान न दीजिए, पूरा रिसर्च करने की परीक्षा हाल में कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आंसर से मतलब है। फिर अगले में 8 2 लिखा है, तो 8 दूना के 16, 16 देखेंगे तो 6 और 4 के बीच में बीच में 2 अंक देखिए 16 है। उसी तरह से 10 5 50, तो 50 किस विकल्प के बीचों बीच में है? तो विकल्प डी के बीचों बीच में 50 है, अगल बगल से कोई मतलब नहीं है। अगर उसको भी अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी प्रक्रिया के अंतर्गत आया जरूर होगा, लेकिन हम ये परीक्षा हाल में खोज के अपना अमूल्य समय नुकसान नहीं करेंगे। तो अब देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी बेहद आसान है। अगर हम दाएं तरफ से देखें, क्योंकि भाग के अपेक्षा गुणा करना आसान होता है, तो 12 दूना के 24, 24 दूना 48, यानी कि बाएं से दाएं तरफ चले तो गुणे 2 हुआ। अगर बाएं से दाएं चले तो कह सकते हैं भागा 2 हुआ है, तो गुणे 2 हमारे लिए आसान है। तो विकल्प डी में देखेंगे तो ऐसा ही है, 10 दूना 20, 20 दूना 40, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। अब अगला देखिए प्रश्न, ये भी अंक से संबंधित है, आव्यूह यानी मैट्रिक्स से संबंधित है। तो इसमें देखेंगे अगर एकदम किनारे 3 है, एकदम किनारे 7 है, एकदम किनारे 2 है, एकदम किनारे 6 है, इधर किनारे 1 है, ये 700 बीच में 30 लिखा हुआ है। एक सही यहीं पे बताना है कि क्या आएगा। यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 224, ये 370। तो देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया है। 7 इसमें 3 का घन करेंगे, तितली के 9 तिरिके 27 और 27, इसमें 7 7 49 और 7 343, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा। अब उसी तरह से ये 6 के 36, 6 के 216 होगा, और ये 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी कि 2 का घन करना है, 6 का घन करना है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बीच वाला प्राप्त हो जाएगा। अब आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 का घन करेंगे तो 1 एकम 1 एकम, यानी 1 ही आएगा, और प्लस यानी कि 729 आपको लाना है। तो 729 किसका घन है? तो यहां पर आप टिक कर देंगे 9 को, 9 81 और 9 729 हो जाएगा, यानी 729 और 1 जोड़ने से 730 यानी हुआ है, यानी हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा 9, यानी ये 9 विकल्प बी में है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।